विधि प्रथम वर्ष के समस्त विद्यार्थियों का मैं इस नए सत्र 2020-21 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चूंकि वर्तमान समय में अभी तक आपके कॉलेज खुले नहीं हैं और हम इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से ही अपना अध्ययन जारी रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें इसी माध्यम से मैं आप सबका राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। चूंकि इस वर्ष हमारा जो महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जयपुर से उसकी संबद्धता प्राप्त हुई है, ऐसी स्थिति में जो सिलेबस है, उस सिलेबस में भारत का संविधान नामक एक विषय, जो कि आप सब संविधान के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उस विषय को हमको और गहराई से अध्ययन करना है। उसके बारे में और जानकारी जो कि एक विधि के विद्यार्थी के लिए आवश्यक हों, वो सब जानकारी आपको जाननी होंगी। तो इस विषय को जो है हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ इसमें क्या क्या जो विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी कमियां हैं, उन सब के बारे में भी हम अपना दृष्टिकोण रखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि संविधान क्या होता है, संविधान का क्या महत्व है। विधि, जैसा कि आप के सब्जेक्ट हैं, हिंदू विधि भी है, आपके कोर्स में मुस्लिम विधि भी है, आपके कोर्स में संविदा विधि भी है, आपके कोर्स में भारत का संविधान की भी विधि है, संवैधानिक विधि भी है। तो हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि क्या संवैधानिक विधि और अन्य विधियों में कोई अंतर होता है? क्या संवैधानिक विधि भी अन्य विधियों की तरह ही होती है, या संवैधानिक विधि और अन्य विधियों में कुछ अंतर पाया जा सकता है? तो यदि हम मोटे तौर पर देखें, स्थूल रूप से देखें, तो साधारण विधि और संवैधानिक विधि में कोई विशेष अंतर नहीं है। लेकिन यदि इसका गहराई से अध्ययन किया जाए, इसको बारीकी से जांचा जाए, तो हम पाएंगे कि जो अन्य विधियां हैं वो अपनी संवैधानिकता और वैधानिकता संवैधानिक विधि से प्राप्त करती हैं, जबकि संविधान अपने आप में सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च विधि उसको माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से, आप जा रहे हैं, कॉलेज के सामने खड़े हैं और कॉलेज के सामने खड़े हुए आपने देखा एक व्यक्ति ए के द्वारा बी व्यक्ति को चाकू मार दिया। ए ने चाकू मारा किसको? बी को चाकू मार दिया। उससे घाव हो गया और खून उसका बहने लगा और अचेत अवस्था में वो चला गया। इतने में ही कुछ लोगों ने जो व्यक्ति है जिसने चाकू मारा, उसके पकड़ लिया और पुलिस को जो फोन कर दिया। पुलिस तुरंत ही एक्शन में आते हुए पुलिस तुरंत आई और तुरंत आते ही
पुलिस के द्वारा उसको अपनी हिरासत में ले लिया या उसको गिरफ्तार कर लिया। वो व्यक्ति ये पूछता है कि मुझे आप क्यों पकड़ रहे हैं? तो वो पुलिस वाले समझदार थे, पढ़े लिखे थे, कानून के जानकार थे। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वास्तव में होता है या नहीं होता है, लेकिन हमें काल्पनिक कहानी या काल्पनिक तथ्य आपको समझाने के लिए कि साधारण विधि और अन्य विधि में क्या अंतर है, वो बता रहे हैं कि उस पुलिस वाले के द्वारा ये कहा गया कि आपने बी व्यक्ति को चाकू मारा है और चाकू मारने के द्वारा जो उसके घायल उसको कर दिया है, जो अचेत हो गया है, आपके द्वारा संज्ञेय अपराध किया गया है। और संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस को यह अधिकार होता है कि वह अपराधी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपके दिमाग में आई होगी। संज्ञेय अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध होते हैं जिनको कि सीआरपीसी में संज्ञेय अपराध माना गया है और जिसमें कि पुलिस बिना वारंट के उस अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में ले सकती है। असंज्ञेय मामलों में पुलिस को गिरफ्तार करने की अधिकारिता नहीं होती है, उसके लिए मजिस्ट्रेट से वारंट लेना होता है, तभी जाकर के वो गिरफ्तारी की जा सकती है। तो हम बात कर रहे थे कि ए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको कहा जाता है कि आपने क्या अपराध किया है, आपने जो है उसको मार दिया है जिससे कि वो उसकी डेथ हो गई है, उसकी मृत्यु, मान लें कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो आपने क्या किया है? हत्या का अपराध किया है। और हत्या का अपराध क्या है? हत्या का अपराध संज्ञेय अपराध है, इस कारण से आपको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस को गिरफ्तार करके ले जाती है। गिरफ्तारी के पश्चात उसका विचारण किया जाता है। विचारण का अर्थ उसके ऊपर न्यायिक प्रक्रिया शुरू की जाती है। न्यायिक प्रक्रिया जब शुरू होती है, न्यायालय में उसको जो है सेशन जज के सामने जब पेश किया जाता है तो कहता है कि मुझे आप जो दंड दे रहे हैं वो किस अपराध के लिए दंड दे रहे हैं। न्यायाधीश ये कहते हैं कि आपको जो दंड दिया जा रहा है वो आपने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानव वध आपने कारित किया है, आपने मर्डर कारित किया है। मानव वध के लिए आपको धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आपको दंड दिया जा रहा है। तो वो पूछता है कि भाई मुझे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही क्यों दंड दिया जा रहा है। जैसा उसे कहते हैं कि भारतीय जो दंड संहिता है वो भारत में जो अपराध हैं उनके संबंध में लागू होती है और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपराध किया गया है उसके लिए ही आपको विचारण किया जा रहा है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 संविधान के अनुरूप है, इस कारण आपको भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपको दंडनीय जो है बनाया जाता है। तो जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ उसका तात्पर्य ये है कि जो भारतीय दंड संहिता है उसकी वैधानिकता कहाँ टेस्ट की गई? उसकी वैधानिकता टेस्ट की गई कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। जो संविधान भारत में लागू है उसके अनुसार वह बनी हुई है या नहीं। यदि भारतीय दंड संहिता संविधान के अनुरूप नहीं है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट, न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है और असंवैधानिक घोषित होने के पश्चात उस धारा के तहत उस व्यक्ति को दंडनीय नहीं किया जा सकता, उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो संविधान की यदि बात करें और अन्य विधियों की बात करें तो अन्य जो विधियां हैं वो अपनी संवैधानिकता, अपनी वैधानिकता किससे प्राप्त करती हैं? संविधान से प्राप्त करती हैं। जब भी
अन्य किसी कानून की, किसी धारा की संवैधानिकता चैलेंज की जाती है, उसको जो है चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, तो ये देखा जाता है कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं, संविधान के अनुसार है या नहीं। लेकिन जो संविधान है वो संविधान अपने आप में ही क्या है, अपने आप में ही एक पूर्ण कानून है और वह अपनी वैधानिकता किसी अन्य बाहरी शक्ति से प्राप्त नहीं करता है। जब तक किसी विधि व्यवस्था में वो संविधान जीवित है, संविधान बना हुआ है, तो वह संविधान वैध संविधान माना जाएगा और उसके तहत ही अन्य जो विधियां हैं वो अपनी संवैधानिकता और वैधानिकता प्राप्त करती हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, और उसके बाद हमने हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से उसको लागू किया। संविधान लागू होने से पूर्व, देश की स्वतंत्रता से पूर्व जो कई कानून, जो 1935 का एक्ट था, वो उस समय का क्या था, उस समय की सर्वोच्च विधि था, उसके अनुसार अन्य कानून बने हुए थे। लेकिन अब क्योंकि संविधान हमारा क्या है, हमारा संविधान ही हमारा सर्वोच्च कानून है, तो ऐसी स्थिति में हमको ये देखना होगा कि अन्य जो कानून हैं वो सभी कैसे हों, वो सभी संविधान के अनुरूप हों और संविधान के अनुसार हों। यदि वो संविधान के अनुसार नहीं है तो उनको लागू नहीं किया जा सकता है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अब चूंकि बच्चों आपको फिर एक मैं समझता हूँ एक और आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि संविधान तो हम जो पढ़ रहे हैं वो सब कब लागू हुआ है, वो 1950 में 26 जनवरी के दिन लागू हो रहा है, और हम जो कानून पढ़ रहे हैं उसमें भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का है, भारतीय दंड संहिता 1860 की है, तो वो तो पहले के कानून है, उस समय तो संविधान था ही नहीं। तो आज कैसी उसको संविधान के अनुरूप है या नहीं, ये कैसे हम देखें, तो हमको ये जानकर खुशी होगी कि संविधान बनाने वालों ने संविधान में ही इस बात की व्यवस्था कर दी है कि यदि कोई संविधान के पूर्व की कोई विधियां हैं वो संविधान अनुरूप नहीं है, संविधान से टकराव करती हैं, संविधान के विपरीत हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी जो विधियां हैं वो शून्य मानी जाएंगी, ऐसी जो विधियां हैं वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी, उस मात्रा तक खत्म हो जाएंगी जहां तक वो संविधान का टकराव करती हैं। और जो विधियां अब जो बनाई जाएंगी, अर्थात संविधान लागू होने के पश्चात जो विधियां बनाई जाएंगी वो सभी क्या होंगी, सभी संविधान के सम्मत होंगी, संविधान के अनुरूप होंगी। यदि वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसको कुछ ही पलों में उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायालय के पास हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में रिट अधिकारिता के तहत और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 भारत के संविधान के तहत ये अधिकारिता, रिट अधिकारिता दी गई है कि वह कोई भी कानून को अपनी कसौटी पर जांच सकता है, अपनी कसौटी पर उसको परख सकता है, और यदि वो जो विधि है वो संविधान के अनुरूप नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो कानून है उसको वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है, असंवैधानिक उसको बना सकता है। तो इस प्रकार से इस छोटे से इंट्रोडक्शन के जरिए आपको ये ज्ञात हो गया होगा कि किस प्रकार जो अन्य विधियां हैं वो अन्य विधियां अपनी संवैधानिकता किससे प्राप्त करती हैं, संविधान से प्राप्त करती हैं, जबकि संविधान अपने आप में सर्वोच्च है। जिस प्रकार से जो विद्युत है वो विद्युत जो है अपनी जो पावर हाउस है, एक संविधान को हम क्या मान सकते हैं, एक पावर हाउस मान सकते हैं। पावर हाउस से अन्य जो घरों में जो बिजलियां जैसे जलती हैं, इसी तरह जो संविधान है उस संविधान रूपी पावर हाउस से अन्य जो कानून हैं
वो अपनी वैधानिकता प्राप्त करते हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो संविधान है वो कानूनों का क्या है, स्रोत है, कानूनों का एक उद्गम स्थल है और सभी जो कानून हैं वो सभी कानून अपनी वैधानिकता, अपनी संवैधानिकता संविधान से प्राप्त करते हैं। संविधान के अनुरूप जो है वो होने चाहिए। यदि वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने की जो शक्ति है वो कोर्ट को दी गई है और कोर्ट उसको कुछ ही बातों पर उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है, पूरे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, या उस कानून की जो बातें संविधान के विपरीत हैं उनको भी जो है वो असंवैधानिक घोषित कर सकता है। दूसरे शब्दों में यदि इसको और सरल शब्दों में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सौर मंडल में सूर्य का जो स्थान है वही स्थान विधियों में संविधान का है। अन्य जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सूर्य से अपनी ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति प्राप्त करते हैं, जिससे वो क्या है, जिससे वो अपने पथ पर चक्कर लगा रहे हैं और अपने पथ के अनुसार, अपने निर्देशों के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार जो कानून हैं, जो भारत के जो कानून हैं वो किससे अपनी वैधानिकता प्राप्त कर रहे हैं, संविधान से अपनी वैधानिकता प्राप्त कर रहे हैं। संविधान के अनुरूप यदि वो हैं तभी वो जीवित हैं, अन्यथा ऐसे जो कानून हैं वो मृत प्राय हैं, उनको कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है और उनको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो आपको इस बात को समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि जो संविधान है वो संविधान सर्वोच्च विधि है और सर्वोच्च विधि होने के कारण जो अन्य जो कानून हैं वो सभी संविधान से अपनी वैधानिकता प्राप्त करते हैं। संविधान से उनकी डोर बंधी हुई है, वैधानिकता की डोर बंधी हुई है। यदि संविधान से उनकी वैधानिकता की डोर कट जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे कानून का कोई प्रभाव नहीं होता है। आगामी चैनलों पर, आगामी समय पर हम इसी तरह रोज चैनलों के इसी YouTube के माध्यम से आगामी दिनों में हम अपनी अध्ययन है वो बरकरार रखेंगे। आप सब जो कॉलेज का YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक YouTube को देखें, जिससे कि आपकी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके। कुछ ही समय में हो सकता है कि फिजिकली रूप से भी क्लासें लगने लग जाएं, तब आप सभी कॉलेज में आकर के और अध्ययन कर सकते हैं। जब तक ये व्यवस्था नहीं है तब तक हमको इसी माध्यम से अपनी क्लासें बदस्तूर जारी रखनी है और उसके माध्यम से अध्ययन करना है, क्योंकि परीक्षाएं निश्चित समय पर होंगी और ऐसी स्थिति में आपको पढ़ाई निरंतर जारी रखनी होगी। क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है इसलिए आपको इसके बारे में अच्छी गहराई से समझ होगी, तभी जाकर के आप अपने आगे के भविष्य में इसको कार्य में ले सकेंगे। धन्यवाद।